हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में आज हम भू आकृतिक प्रतिक्रियाएं पढ़ेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एनसीईआरटी है जो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 है। तो हमारे चैनल है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर, तो उसको प्लीज सब्सक्राइब करें और सारे एनसीईआरटी को आप फ्री में करें। तो मैं इसको वन बाय वन कर रही हूँ। इसको मैंने पहले भी बता दिया कि मैं इसको इस तरह से बना रही हूँ ताकि आप जो है इसको रिवीजन कर सकें या खुद से नोट्स बनाएं और एक स्टोरीज की तरह सुने इसको और समझें। क्योंकि जब आप कोई चीज़ स्टोरी की तरह समझते हो, सुनते हो ना, तो वो चीज़ आपके दिमाग में फीड हो जाती है। तो पूरा डिटेल एनालिसिस होगा यूपीएससी और आईपीसीएस की एग्जामिनेशन के लिए। तो ज्योग्राफी तो जीएस वन में भाई बहुत रोल प्ले करता है, साथ ही साथ आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत बेनिफिट्स है। आपको पता है ना, ज्योग्राफी हिस्ट्री तो भैया इंपॉर्टेंट ही है। तो चलिए स्टार्ट कर दें। स्टार्ट करने में आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें करें जरूर। और मेरा नाम है प्रिया, ये तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भू आकृतिक प्रक्रियाएं। ओके, चलिए पढ़ेंगे आज भू आकृति, जिसमें भू आकृतिक प्रक्रियाएं पढ़ेंगे। आप भू आकृतिक तथा उनका विकास पढ़ेंगे। तो भू आकृतिक प्रक्रियाएं, ये चैप्टर नंबर 5 है। स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये तो बताया गया ना आपको। इसकी परपटी एवं अन्य आंतरिक स्तरों का क्रम विकास कैसे हुआ। भूपर्पटी प्लेट्स का संचलन किस प्रकार हुआ एवं कैसे हो रहा है। भूकंप, ज्वालामुखी के प्रकार एवं भूपर्पटी को निर्मित करने वाले शैलों और खनिजों के विषय में सूचनाओं की जानकारी के पश्चात अब हम जिस धरातल पर रहते हैं उसके विषय में भी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। जैसे धरातल समतल क्यों है ना, कहीं पर ऊबड़ है कहीं खाबड़ है, तो क्यों है। सर्वप्रथम भूपर्पटी गत्यात्मक है ना। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचालित होती रहती है। निश्चित तौर पर यह भूतकाल में वर्तमान गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्रतर संचालित होती थी। भूपर्पटी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाया जाने वाला अंतर ही पृथ्वी के बाह्य सतह में अंतर के लिए उत्तरदायी है। मूलतः धरातल पूर्व सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। निश्चित रूप से आंतरिक बल अभी भी सक्रिय हैं, तथा यद्यपि उनकी तीव्रता में अंतर अंतर है। इसका तात्पर्य है कि धरातल पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बलों एवं पृथ्वी के अंदर उद्भूत अद्भुत आंतरिक बलों में अनवरत प्रभावित होता है, तथा यह सर्वदा परिवर्तनशील है। बाह्य बलों को बहिर्जात एक्सोजोनिक तथा अंतर बलों को अंतर्जनित बल कहते हैं। बहिर्जनित बलों की प्रक्रियाओं का परिणाम होता है उभरी हुई भू आकृति का घर्षण, वियरिंग डाउन तथा बेसिन क्षेत्रों गर्तों का भराव। धरातल पर अपरदन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को तल संतुलन कहते हैं। अंतर्जनित शक्तियां निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं या उनका निर्माण करती है, तथा इस प्रकार बहिर्जनित प्रक्रियाएं उच्चावचन भिन्नता को सम करने में असफल रहती हैं। अतएव भिन्नता तथा तब तक बनी रहती है जब तक बहिर्जनित एवं अंतर्जनित बलों में विरोधाभास कार्य चलते रहते हैं। समानता अंतर्जनित बल मूल रूप से भू आकृति निर्माण करने वाले बल हैं, तथा बहिर्जनित प्रक्रियाएं मुख्य रूप से भूमि विघर्षण बल होते हैं। भूतल संवेदनशील है, मानव अपने निर्वाह के लिए इन पर निर्भर है, तथा इसका व्यापक एवं सघन उपयोग है। लगभग सभी जीवों का धरातल पर्यावरण के अनुवाह का योगदान होता है। मनुष्यों ने संसाधनों की अत्यधिक दोहन किया, हमें इसका उपयोग करना चाहिए, किंतु भविष्य में जीवन निर्वाह के लिए इनकी पर्याप्त संभाव्यता को बचाए रखना चाहिए। धरातल के अधिकांश भाग को बहुत लंबी अवधि में आकार प्राप्त हुआ है, तथा मानव द्वारा इसके उपयोग दुरुपयोग को कुप्रयोग के कारण इसकी संभाव्यता कि में बहुत तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। यदि उन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को विभिन्न आकार दिया और अभी दे रहा है, तथा उन पदार्थों की प्रक्रिया जिसमें निर्मित है को समझ लिया जाए, तो निश्चित रूप से मानव उपयोग जनित हानिकारक प्रभाव को कम करने एवं भविष्य के लिए उनके संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। आप भू आकृतिक प्रक्रियाओं के अर्थ को समझना चाहेंगे। धरातल के संदर्भों पर अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहलाती हैं। सॉरी। पटल विरूपण, जिसे डायस्ट्रोफिज्म एवं वल्केनिज्म अंतर्जनित एवं भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं, जो इससे पहले की इकाई में संक्षेप में विवेचित है। अब 6 बृहद क्षरण मतलब मास वेस्टिंग,
अपरदन एवं विक्षेपण डिपोजिटर एंड बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं, मतलब जो बाहर होती है बहिर्जनित है, जो अंदर होती है अंतर्जनित है। इसका इस अध्याय में विस्तार से विवेचन करेंगे हम। प्रकृति के किसी भी बहिर्जनित बल जैसे जल व हिम वायु जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम हो को भू आकृतिक कारक कहा जा सकता है। जब प्रकृति के तत्व ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं तो पदार्थों को हटकर ढाल के सहारे ले जाते हैं और निचल भागों में निक्षेपित कर देते हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं तथा भू आकृतिक कारक विशेषकर बहिर्जनित को यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग न कहा जाए तो उन्हें एक ही समझना होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं। एक प्रक्रिया एक बल होता है जो धरातल के पदार्थों के साथ अनुप्रयुक्त होने पर प्रभावी हो जाता है। एक कारक एक गतिशील माध्यम जैसे प्रवाहित जल, हिमानी हवा, लहरें, धाराएं इत्यादि है जो धरातल के पदार्थों को हटाता ले जाता तथा निक्षेपित करता है। इस प्रकार प्रवाह युक्त जल, भूमिगत जल, हिमानी हवा, लहरों, धाराओं इत्यादि को भू आकृतिक कारक कहा जाता है। वो गुरुत्वाकर्षण ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाले दिशात्मक बल के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर दबाव डालता है। अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल लहरों एवं ज्वार भाटा जनित धाराओं को क्रियाशील बनाता है। निस्संदेह गुरुत्वाकर्षण एक ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशील संभव नहीं है, पर अतः अपरदन, परिवहन एवं निक्षेपण भी नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल में संपर्क बनाए रखते हैं। यह वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थों के संचलन को प्रारंभ करता है। सभी संचलन चाहे वो पृथ्वी के अंदर हो या सतह पर है, प्रवणता के कारण ही घटित होता है। जैसे ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर तथा उच्च वायु से निम्न वायु की ओर की क्षेत्र। इंडोजेनिक प्रोसेस क्या होती है, अब अच्छे से समझिए। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल स्रोत होती है। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती है। भूतापी प्रवणता में अंदर से निकली ऊष्मा को प्राप्त ऊर्जा भूपटल मतलब डिसास्ट्रोफिज्म एवं ज्वालामुखी मुखिता की को प्रेरित करती है। भूतापी प्रवणता एवं अंदर के उष्मा प्रवाह भूपर्पटी की मोटाई एवं दृढ़ता में अंतर कारण अंतर्जनित बलों के कार्य समान नहीं होते, अतः विवर्तनिक द्वारा नियंत्रित मूल भूपर्पटी की सतह पर असमतल होते हैं। पटल विरूपण जिसे डायस्ट्रोफिज्म कहते हैं। तो सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्पटी को संचालित, उत्तेजित या निर्मित करती हैं पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित है, जैसे तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण एवं भूपर्पटी की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाले पर्वतीय प्रक्रियाएं। दूसरा है धरातल के बड़े भाग के उत्थापन एवं विकृति में संलग्न महाद्वीपीय रचना संबंधी प्रक्रियाएं। अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन प्रक्रियाएं के कारण उत्पन्न भूकंप अपेक्षित। तीसरा है और चौथा है पर्पटी प्लेट के क्षेत्रीय संचलन करने में प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका। प्लेट विवर्तनिक परिवर्तनी की प्रक्रिया में भूपर्पटी वलयन के रूप में तीक्ष्णता से विकृत हो जाती है। ये महाद्वीप रचना कारण साधारण विकृति हो सकती है। पर्वतनी पर्वत निर्माण प्रक्रिया है, जबकि महाद्वीपीय रचना महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया है। पर्वतनी महाद्वीप रचना भूकंप एवं प्लेट विवर्तनी की प्रक्रियाओं से भूपर्पटी में भ्रंश तथा विभंग हो सकता है। इस सभी प्रक्रियाओं के कारण दबाव, आयतन तथा तापक्रम में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप शैलों का कायांतरण प्रेरित होता है। ज्वालामुखीता ज्वालामुखीता के अंतर्गत पिघली हुई शैलों तथा लावा का भूतल और संचलन एवं अनेक आंतरिक तथा बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। इस पुस्तक की द्वितीय इकाई के ज्वालामुखी शीर्षक एवं पिछले अध्याय के अग्नेय शैलों शीर्षकों के अंतर्गत ज्वालामुखीता के बहुत से पक्षों का विस्तृत विवरण किया जा चुका है। और एक्सोजोनिक प्रोसेस क्या होता है? बहिर्जनित प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य एवं निर्धारित वायुमंडल ऊर्जा का अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रण परिवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त होती है। गुरुत्वाकर्षण पर ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है तथा ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है। प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल कहते हैं। ठोस पदार्थ में प्रतिबल धक्का एवं खिंचाव से उत्पन्न होता है, इससे विकृति प्रेरित होता है। धरातल के पदार्थों के सहारे सक्रिय बल अपरूपक प्रतिबल होते हैं। यही प्रतिबल शैलों एवं धरातल के पदार्थों को तोड़ता है। अपरूपक प्रतिबल का परिणाम
कोड़ी विस्थापन है या विसर्पण विचलन या धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों को से भी प्रभावित होता है, जो कई कारकों जैसे तापमान में परिवर्तन, क्रिस्टलन एवं पिघलन द्वारा उत्पन्न होते हैं। रासायनिक प्रक्रिया सामान्यतः कणों के बीच के बंधन को ढीला करते हैं तथा विलेय पदार्थों को बुला देते हैं। इस प्रकार धरातल के पदार्थों के पिंड में प्रतिबल का विकास अपक्षय, बृहद क्षरण, संचरण, अपरदन और निक्षेपण का मूल कारण है। चूंकि धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, इसलिए बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न हो सकते हैं। तापक्रम तथा वर्षण दो महत्वपूर्ण जलवायु तत्व हैं जो विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली अनाच्छादन के अंतर्गत रखा जा सकता है। अनाच्छादन शब्द का अर्थ है निरावृत करना या आवरण हटाना। अपक्षय, बृहद क्षरण, संचलन, अपरदन, परिवहन आदि सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। प्रवाह चित्र अनाच्छादन प्रक्रियाएं तथा उनसे संबंधित प्रेरक बल को दर्शाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट प्रेरक के बल या ऊर्जा होती है। बहिर्जनित भू आकृति प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है। जैसा कि स्पष्ट है कि पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश स्थित है, जो कि अक्षांशीय, मौसमी एवं जल स्तर थल विस्तार विभिन्नता के कारण उत्पन्न होते हैं। तापमान एवं वर्षण जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं, जो कि विभिन्न भू आकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वनस्पति का घनत्व प्रकार का वितरण जो प्रमुखता वर्षा एवं तापक्रम पर निर्भर करते हैं, बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। विभिन्न ऊंचाई जलवायु प्रदेशों में विभिन्न जलवायु तत्वों जैसे ऊंचाई के अंतर, दक्षिण मुख ढालों पर पूर्व एवं पश्चिमी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्यत प्राप्ति आदि के कारण स्थानीय भिन्नता भी पाई जाती है। पुनश्च वायु का वेग एवं दिशा, वर्षण की मात्रा एक प्रकार, इसकी गहनता, वर्षण एवं वाष्पीकरण में संबंध, तापक्रम की दैनिक श्रेणी, हिमकरण एवं पिघलन की आवृत्ति, तुषार व्यापन की गहराई इत्यादि में अंतर के कारण किसी भी जलवायु प्रदेश के अंदर भू आकृतिक प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं। यदि जलवायवीय कारक समान हो तो बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाओं के कार्यों की गहनता शैली के प्रकार एवं संरचना पर निर्भर करती है। संरचना में वलन, भ्रंश, संस्तर एवं पूर्वाभिमुखीकरण, झुकाव, जोड़ों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, संस्तरण तल घटक, खनिजों की कठोरता एवं कोमलता तथा उनकी रासायनिक संवेदनशीलता, पारगम्यता या अपारगम्यता इत्यादि सम्मिलित माने जाते हैं। चित्र देख सकते हैं आप जूम करके। विभिन्न प्रकार की सेल अपनी संरचना में विभिन्नता के कारण भू आकृति प्रक्रियाओं के प्रति विभिन्न प्रतिरोध क्षमता प्रस्तुत करती है। एक विशेष सेल एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध पूर्ण तथा वहीं दूसरी प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध रहित हो सकता है। विभिन्न जलवायु दशाओं में एक विशेष प्रकार की सेल भू आकृति प्रक्रियाओं के प्रति भिन्न भिन्न अंशों का प्रतिरोध प्रस्तुत कर सकती है, अतः वे विभिन्न दरों पर कार्यरत रहती है। स्थलाकृत में भिन्नता का कारण बल बन जाती है। अधिकांश बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाओं का प्रभाव थोड़ा एवं मंद होता है तथा अल्पावधि में अनवगम्य हो सकता है। दीर्घावधि में यह सतत श्रांति के कारण सेलों को तीव्र रूप से प्रभावित करता है। अंततः यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि धरातल पर विभिन्नता यद्यपि मूल रूप से भूपर्पटी के उद्भव से संबंधित है, तथापि धरातल के पदार्थों के प्रकार, संरचना में अंतर, भू आकृतिक प्रक्रियाओं एवं उनके सक्रियता दर में अंतर आदि के कारण एक न एक रूप से विद्यमान रहती है। बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। वेदरिंग अपक्षय के अंतर्गत बहुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। अपक्षय के अंदर की अनेक प्रक्रियाएं हैं जो पृथक या सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती है। चूंकि अपक्षय में पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचलन होता है, यह एक स्वस्थानीय तदस्थन मतलब जिसे इन सीटू या ऑन साइट कहते हैं प्रक्रिया है। सॉरी। तो ठीक है, अपक्षय प्रक्रिया जटिल भौमिक जलवायवी स्थलाकृतिक एवं वनस्पति कारकों द्वारा प्रानुकूलित मतलब कंडीशनड होती है। यह अपने जलवायु का विशेष महत्व है। न केवल अपक्षय प्रक्रियाएं अपितु अपक्षय मेंटल की गहराई भी एक जलवायु से दूसरे जलवायु में भिन्न होती है।
अपक्षय प्रक्रियाओं के 3 मुख्य कारण हैं। पहला है रासायनिक, दूसरा है भौतिक यांत्रिकी एवं तीसरा है जैविक। इनमें कोई एक प्रक्रिया कतिपय अकेले काम करती है, परंतु प्रायः किसी एक प्रक्रिया का अधिक महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाएँ, केमिकल वेदरिंग प्रोसेस, अपक्षय प्रक्रियाओं का एक ऐसा समूह जैसे कि विलयन, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण तथा न्यूनतम सेलों के अपघटन, विलयन एवं न्यूनीकरण का कार्य करते हैं, जो कि रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ऑक्सीजन धरातलीय जल, मृदा जल एवं अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का न्यूनीकरण होता है। इसमें ऊष्मा के साथ जल एवं वायु की विद्यमान सभी रासायनिक प्रक्रियाओं को तीव्र गति देने की आवश्यक है। वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधों एवं पशुओं को अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। विभिन्न खनिज रासायनिक प्रतिक्रियाओं किसी अनुसंधानशाला में प्रतिक्रियाओं के समान ही होती हैं। जिसे फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस की बात करें तो भौतिक यांत्रिक अपक्षय प्रक्रियाएं कुछ अनुप्रयुक्त फोर्स पर निर्भर करती हैं। ये अनुप्रयुक्त बल निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, अत्यधिक भार दबाव एवं तापक्रम अपरोप प्रतिबल होता है उसमें, और तापक्रम में परिवर्तन होता है। दूसरा क्रिस्टल रवों के में वृद्धि एवं पशुओं के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न एक्सपेंशन बल, और तीसरा है शुष्कन एवं आर्द्रन चक्रों में नियंत्रित जल का जमाव। इसमें कई बार धरातल एवं विभिन्न धरातल पदार्थों में अंतर अनुप्रयुक्त है, जिसका परिणाम सेलों का विभंग फ्रैक्चर होना है। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं में अधिकांश तापीय विस्तारण एक दबाव के निर्मुक्त होने के कारण होता है। ये प्रक्रियाएं लघु एवं मंद होती हैं, परंतु कई बार संकुचन एवं विस्तारण के कारण सेलों के सतत शांति के फलस्वरूप वे सेलों को बड़ी हानि पहुंचा सकती है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग, जैविक अपक्षय जीवों की वृद्धि या संचलन में प्रयुक्त अपक्षय वातावरण भौतिक परिवर्तन से खनिजों एवं आयनों के स्थानांतरण दिशा में एक योगदान है। केचुओं, दीमक, चूहों, कृंतकों इत्यादि जैसे जीवों द्वारा बिल खोदने एवं वेजिंग के द्वारा नए सतहों का निर्माण होता है, जिससे रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए अनावृत सतह में नमी एवं हवा के वेधन में सहायता मिलती है। मानव भी वनस्पति को अस्त व्यस्त कर, खेत जोतकर एवं मिट्टी में कृषि करके धरातलीय पदार्थों में वायु, जल एवं खनिजों के मिश्रण तथा उनमें नए संपर्क स्थापित करने में सहायक होती है। सड़ने वाले पदार्थों में पशुओं के बाद ह्यूमिक, कार्बनिक एवं अन्य अम्ल जैसे तत्वों के उत्पत्ति में योगदान देते हैं। इसमें कुछ तत्वों का सड़ना, क्षरण एवं घुलन बढ़ जाता है। पौधों की जड़ें धरातल के पदार्थों पर जबरदस्त दबाव डालती हैं तथा उन्हें यांत्रिक ढंग से तोड़कर अलग अलग कर देती हैं। स्पेशल इफेक्ट ऑन वेदरिंग, तो इसकी बात करें तो अपसल्कन क्या होता है? इसकी व्याख्या पहले ही भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं, तापीय संकुचन एवं फैलाव तथा लवण अपक्षय के अंतर्गत की जा चुकी है। अपसल्कन एक परिणाम है, प्रक्रिया नहीं। सेल सेल या आधार सेल के ऊपर मोटे तौर पर घुमावदार चादर के रूप में उत्कीर्ण या पत्रकन होता है। इसके परिणामस्वरूप चिकनी एवं गोल सतह का निर्माण होता है। अपसल्कन अभारितीकरण मतलब अनलोडिंग एवं तापक्रम परिवर्तन द्वारा प्रेरित फैलाव एवं संकुचन कारण होता है। अपसल्कित गुंबद एवं टार्स क्रमशः अभारितकरण एवं तापीय संकुचन में उत्पन्न होता है। अगला है सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। अपक्षय प्रक्रिया सेलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने न केवल आवरण, प्रस्तर एवं मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं, अपितु अपरदन, बृहद संचलन मतलब मास मूवमेंट के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। जैव मात्रा एवं जैव विविधता प्रमुखता वनों की देन है तथा वन अपक्षयी प्रवाह की गहराई पर निर्भर करता है। यदि सेल का अपक्षय न हो तो अपरदन का कोई महत्व नहीं होता। इसका अर्थ है कि अपक्षय बृहद क्षरण अपरदन उच्चावच के लघुकरण में सहायक होता है। एक स्थलाकृत अपरदन का परिणाम है। सेलों का अपक्षय एवं निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल्यवान खनिजों जैसे लोहा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तांबा के अयस्कों के समृद्धिकरण एवं संकेंद्रण मतलब कंसंट्रेशन में यह सहायता करता है। अपक्षय मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अब मास मूवमेंट क्या होता है? बृहद संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिनमें सेलों का बृहद मालवा जिसे डेब्रिस और गुरुत्वाकर्षण के लिए सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है। इसका तात्पर्य है कि वायु, जल, हिम की अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, अपितु अपितु मलबा भी अपने साथ वायु, जल, हिम ले जाते हैं। बृहद मलबे की संचलन
गति मंद से तीव्र हो सकती है, जिसके फलस्वरूप पदार्थों को छिछड़े से गहरे स्तंभ प्रभावित होते हैं। इसके अंतर्गत विसर्पण, बहाव, स्खलन एवं पतन सम्मिलित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल आधार शैलों का एक अपक्षय से है पैदा सभी पदार्थों पर अपना प्रभाव डालता है, परंतु यह इसे बढ़ावा देता है। बृहद संचलन अपक्षयित ढालों पर अनपक्षयित पदार्थों की अपेक्षा बहुत अधिक सक्रिय रहता है। बृहद संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है तथा कोई भी भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, हिमानी वायु लहरें एवं धाराएं बृहद संचलन की प्रक्रिया में सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होते हैं। इसका अर्थ है कि बृहद संचलन अपरदन के अंदर नहीं रहता। यदि पदार्थों का संचलन एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होता है, ढाल पर पदार्थ बाधक बलों के प्रति अपना प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं एवं तभी असफल होते हैं जब बल पदार्थों के अपरूपण प्रतिरोध के महानतर होते हैं। संबद्ध कमजोर पदार्थ छिछले संस्तर वाली सैले भ्रंश तीव्रता से झुके हुए संस्तर खड़े भृगु तथा तीव्र ढाल पर्याप्त वर्षा मूसलाधार वर्षा एवं वनस्पति का अभाव बृहद संचलन में सहायक होते हैं। बृहद संचलन की सक्रियता के कारण होते हैं, ये इस प्रकार है, मतलब इसके कई कारण होते हैं। जैसा पहला है प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों को टिकने के आधार पर हटाना। दूसरा है ढालतों की प्रवणता में ऊंचाई में वृद्धि। तीसरा है पदार्थों के प्राकृतिक अथवा कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अतिभार। चौथा है अत्यधिक वर्षा संतरित एवं ढाल के पदार्थों के स्नेहक द्वारा उत्पन्न अतिभार। मूल ढाल की सतह पर ये पदार्थ या भार का हटना। छठवां है भूकंप आना। सातवां है विस्फोट या मशीनों का कंपन। और आठवां है अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव। और नौवां है झीलों, जलाशयों, नदियों में भारी मात्रा में जल निष्कासन एवं परिणाम स्वरूप ढालों एवं नदी तटों के नीचे से जल का मंद गति से बहना। और 10वां है प्राकृतिक वनस्पति का आधारभूत विनाश। संचलन संचलन के निम्न 3 रूप होते हैं, अनुप्रस्थ विस्थापन, और दूसरा है प्रवाह, और तीसरा है स्खलन। तो भूस्खलन क्या है? लैंडस्लाइड भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र एवं अवगम्य संचलन है। इसमें स्खलित होने वाले पदार्थ अपेक्षाकृतया शुष्क होते हैं। असंलग्न वृहद का कारण एवं आकृति शैल में अनिरंतरता की प्रकृति क्षरण का अंश तथा ढाल की ज्यामिति पर निर्भर करते हैं। इस वर्ग में पदार्थों की संचरण के प्रकार के आधार पर वर्ग में इस प्रकार के स्खलन पहचाने जा सकते हैं। ढाल जिस पर संचलन होते हैं के संदर्भ में पश्च आवर्तन के साथ शैल मलबा की एक या कई इकाइयों की फिसलन को अवसर्पण कहते हैं। पृथ्वी के पिंड के पश्च आवर्तन के बिना मलबा का तीव्र लवटन या स्खलन मलबा स्खलन कहलाता है। मलबा स्खलन में खड़े या प्रलंबी फलक से मिट्टी मलबा का प्राय स्वतंत्र पतन होता है। संस्तर जोड़ या भ्रंश के नीचे पृथक शैल बृहद के स्खलन को शैल स्खलन कहते हैं। तीव्र ढालों पर शैल स्खलन बहुत तीव्र एवं विध्वंसक होता है। ये चित्र में आप देख सकते हैं तीव्र नदी सरल तल से जैसे अनिरंतरताओं के सहारे स्खलन एवं समतापी पात के रूप में घटित होता है। किसी तीव्र ढाल के सहारे शैल खंडों का ढाल में दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना शैल पतन कहलाता है। शैल पतन शैलों के फलक के उथले स्तर से होता है। इसे शैल स्खलन से अलग करता है। हमारे देश में मलबा अवधाप एक एवं भूस्खलन हिमालय में प्राय घटित होते हैं। इसके अनेक कारण हैं। पहला, हिमालय विवर्तनिक दृष्टिकोण से सक्रिय है। यह अधिकांश परतदार शैलों, असंगठित एवं अर्धसंगठित पदार्थों से बना हुआ है। इसकी ढाल मध्यम न होकर तीव्र है। हिमालय की तुलना में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल की सीमा बनाता हुआ नीलगिरी एवं पश्चिमी तट के किनारे पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत विवर्तनिक की दृष्टि से अधिक अस्थायी है तथा बहुत कठोर शैलों से निर्मित है, परंतु अब भी इन पहाड़ियों में मलबा अवधाव एवं भूस्खलन होते रहते हैं। यद्यपि उनकी बारंबारता उतनी नहीं है जितनी हिमालय में है, क्योंकि पश्चिमी घाट एवं नीलगिरी में ढाल खड़े भृगु एवं कगार के साथ तीव्रतर है। तापमान में परिवर्तन एवं ताप परिसर के कारण यांत्रिक अपक्षय सुस्पष्ट होता है। वहाँ लघु अवधि में अधिक वर्षा होती है, अतः इन स्थानों में भूस्खलन एवं मलबा पर अवधाव के साथ प्राय सीधे शैल पतन होता है। अपरदन एवं निक्षेपण, इरोजन एंड डिपोजिशन।
अपर्दन के अंतर्गत सैलों के मलबे की अवाप्ति मतलब एक्विस्टन एक्विसन एवं इसके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। पिंडाकार सैल जब अपक्षय एवं अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है तो अपर्दन के भू आकृतिक कारण जैसे कि प्रवाही जल, भौमजल, हिमानी वायु, लहरें एवं धाराएं उनको एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान को ले जाती है, जो कि इन कारकों के गत्यात्मक स्वरूप पर निर्भर करता है। भू आकृतिक कारकों द्वारा परिवहन किया जाने वाला चट्टाने मलबे द्वारा अपघर्षण भी अपर्दन में पर्याप्त योगदान देता है। अपर्दन द्वारा उच्चावच का निम्नीकरण होता है अर्थात भू दृश्य विघर्षित होते हैं। इसका तात्पर्य कि अपक्षय अपर्दन में सहायक होता है, लेकिन अपक्षय अपर्दन के लिए अनिवार्य दशा नहीं होती है। अपक्षय बृहद क्षरण एवं अपर्दन निम्नीकरण की प्रक्रियाएं हैं। बृहद संचलन एवं अपर्दन में अंतर है। बृहद संचलन में सैल मलबा चाहे वह शुष्क हो अथवा नम्न गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वयं धरातल पर आ जाते हैं, परंतु प्रभावशील जल, हिमानी लहरें एवं धाराएं तथा वायु विलंबन मलबे को नहीं ढूंढते। वस्तुतः यह अपर्दन है जो धरातल में होने वाले अनवरत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। अपर्दन में परिवहन जैसी अनाच्छादन प्रक्रियाएं गतिज ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होती हैं। धरातल के पदार्थों का अपर्दन यानी परिवहन वायु प्रवाहशील जल, हिमानी लहरों एवं धाराओं का भूमिगत जल स्तर द्वारा होता है। इनमें प्रथम तीन कारक जलवायवी दशाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। अपर्दन के दो अन्य कारकों लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल का कार्य जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होता। लहरें जल एवं जलमंडल के अंतरापृष्ठ तटीय प्रदेश में कार्य करती हैं, जबकि भूमिगत जल का कार्य प्रमुखतः किसी क्षेत्र की आकस्मिक विशेषताओं द्वारा निर्धारित होता है। यदि सैल पारगम्य घुलनशील एवं जल प्राप्य है तो केवल काष्ठ आकृतियों का निर्माण होता है। अगले अध्याय में आप अपर्दन के कारकों द्वारा निर्मित भू आकृतियों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। निक्षेपण अपर्दन का परिणाम होता है। ढाल में कमी के कारण जब अपर्दन के कारकों का वेग में कमी आ जाती है तो परिणामतः अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। दूसरे शब्दों में निक्षेपण वस्तुतः किसी कारक का कार्य नहीं होता, पहले स्थूल तथा बाद में सूक्ष्म पदार्थ निक्षेपित होते हैं। निक्षेपण से निम्न भूभाग भर जाते हैं। वही अपर्दन के कारक जैसे प्रवाह युक्त जल, हिमानी वायु, लहरें, धाराएं एवं भूमिगत जल इत्यादि तलोचन अथवा निक्षेपण के कारण रूप में भी कार्य करने लगते हैं। अपर्दन एक निक्षेपण के कारक धरातल पर क्या होता है, इसका विवेचन अगले अध्याय भू आकृतिक एवं उनका उद्भव में विस्तृत रूप से किया गया है। मृदा सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है? आप पौधों को मृदा में बढ़ते हुए देखते हैं। आप मैदान में खेलते हैं और मृदा के संपर्क में आते हैं। आप मृदा को छूते हैं, उनका अनुभव करते हैं और आपके कपड़ों पर भी मिट्टी लग जाती है। आपको कैसे अनुभव होता है कि आप बता सकते हैं? तो मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है जिसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रियाएं अनवरत चलती रहती हैं। मृदा अपक्षय अपकर्षण का परिणाम है। यह वृद्धि वृद्धि का माध्यम है। यह एक अपरिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख तत्व है। इसकी बहुत सी विशेषताएं मौसम के साथ बदलती रहती हैं। वैकल्पिक रूप से ठंडी और गर्म या शुष्क एवं आर्द्र हो सकती है। यदि मृदा बहुत अधिक ठंडी या बहुत अधिक शुष्क होती है तो जैविक क्रिया मंद या बंद होती है। यदि इसमें पत्तियां गिरती हैं या घासें सूख जाती हैं तो जैव पदार्थ बढ़ जाते हैं। मृदा का निर्माण, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। मृदा का निर्माण मृदाजन मतलब पेडोजेनेसिस सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करती है। यह अक्षयी प्रवाह ही मृदा निर्माण का मुख्य निवेश होता है। सर्वप्रथम अपक्षयी प्रवाह लाए गए पदार्थों के निक्षेप बैक्टीरिया अन्य निष्क्रिय पौधे जैसे काई एवं लाइकेन द्वारा उपनिवेशित किए जाते हैं। प्रवाह के एक निक्षेप के अंदर कवच जीव भी आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। जीव एवं पौधों में मृत अवशेष ह्यूमस के एकत्रीकरण में सहायक होते हैं। प्रारंभ में गौड़ घास एवं फर्श की वृद्धि हो सकती है। बाद में सच्छियों और वायु द्वारा लाए गए बीजों से वृक्ष एवं झाड़ियों में वृद्धि होने लगती है। पौधों की जड़ें नीचे तक घुस जाती हैं। बिल बनाने वाले जानवरों कड़ों को ऊपर लाते हैं जिससे पदार्थ का पुंज छिद्रमय एवं स्पंज हो तरह हो जाता है। इस प्रकार जल धारण करने की क्षमता, वायु के प्रवेश आदि के कारण अंततः परिपक्व खनिज एवं जीव उत्पाद युक्त मृदा का निर्माण होता है। सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर क्या है? मृदा निर्माण 5 मूल कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, जैसे मूल पदार्थ, शैलें और स्थलाकृति। तीसरा है जलवायु, चौथा है जैविक क्रिया, पांचवा है समय।
वस्तुतः मृदा निर्माण कारक संयुक्त रूप से कार्यरत रहते हैं, एक दूसरे के कार्य को प्रभावित करते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण अधोलिखित है, जैसे जलवायु क्लाइमेट का। जलवायु मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। मृदा के विकास में संलग्न जलवायु तत्वों के प्रमुख कारण। पहला है प्रवणता, वर्षा एवं वाष्पीकरण की बारंबारता और अवधि तथा आर्द्रता। दूसरा है तापक्रम में मौसमी एवं दैनिक भिन्नता। पैरेंट मटेरियल क्या है? मृदा निर्माण में मूल सेल एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। मूल सेल कोई भी स्वस्थानिक मतलब इन सीटू या उसी स्थान पर अपक्षयित सेल, मलबा या लाए गए निक्षेप हो सकती है। मृदा निर्माण गठन संरचना, मलबों के कारण का विन्यास तथा सेल निक्षेप का खनिज एवं रासायनिक संयोजन पर निर्भर करता है। मूल पदार्थों के अंतर्गत अपक्षय की प्रकृति एवं उसकी दर, आवरण की गहराई, मोटाई प्रमुख विचारणीय तत्व होते हैं। समान आधार सेल एवं मृदाओं में अंतर हो सकता है तथा असमान आधार पर समान मुद्राएं मिल सकती हैं, परंतु जब मृदाएं बहुत नूतन तथा पर्याप्त परिपक्व नहीं होती तो मृदाओं एवं मूल सेलों के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। कुछ चूना क्षेत्रों में भी जहाँ अपक्षय प्रक्रियाएं विशिष्ट होती हैं, मिट्टियां मूल सेल स्पष्ट संबंध दर्शाती हैं। स्थलाकृति उच्चावच टोपोग्राफी मूल सेल की भांति स्थलाकृति एक दूसरी निष्क्रिय नियंत्रक है। स्थलाकृति मूल पदार्थ के आच्छादन अथवा अनावृत होने को सूर्य की किरणों के संबंध में प्रभावित करती है तथा स्थलाकृति धरातलीय एवं उपसतहीय अप्रवाह की प्रक्रिया को मूल पदार्थ के संबंध में भी प्रभावित करती है। तीव्र ढाल पर मृदा छिछड़ी तथा सपाट, उच्च क्षेत्रों में गहरी मोटी होती है। निम्न ढालों तथा अपर्दन मंद तथा जल का परिसर्वन जिसे परकोलेशन अच्छा रहता है। मृदा निर्माण बहुत अनुकूल होता है। सपाट समतल क्षेत्रों में चीका मिट्टी के मोटे स्तर पर विकास हो सकता है तथा जैव पदार्थ के अच्छे एकत्रीकरण के साथ मिट्टी मृदा का रंग भी गहरा हो सकता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, वनस्पति आवरण एवं जीव जो मूल पदार्थों का प्रारंभ तथा बाद में भी विद्यमान रहते हैं। मृदा में जैव पदार्थ, नमी, धरातल धारण की क्षमता तथा नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में सहायक होते हैं। मृत पौधे मृदा को सूक्ष्म विभाजित जैव पदार्थ ह्यूमस प्रदान करते हैं। कुछ जैविक अम्ल जो ह्यूमस बनाने की अवधि में निर्मित होते हैं, मृदा के मूल पदार्थों के खनिजों के विनियोजन में सहायता करते हैं। बैक्टीरियल कार्य की गहनता ठंडी एवं गर्म जलवायु की मिट्टियों में अंतर को दर्शाती है। ठंडी जलवायु में ह्यूमस एकत्रित हो जाता है क्योंकि जहाँ बैक्टीरिया वृद्धि धीमी होती है। उप आर्कटिक एवं टुंड्रा जलवायु में निम्न बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण अवियोजित जैविक पदार्थों के साथ पीट के संस्तर विकसित हो जाते हैं। आर्द्र, उष्ण एवं भूमध्य रेखीय जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि एवं क्रियाएं सघन होती हैं तथा मूल वनस्पति शीघ्रता में ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम रह जाती है। बैक्टीरिया एवं मृदा के जीव हवा में गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर उसे रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन निर्धारण फिक्सेशन कहते हैं। राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया जंतु वाले लेग्यूमिनस पौधों के जड़ ग्रंथिकाओं में रहता है तथा मेजबान पौधों के लिए लाभकारी नाइट्रोजन निर्धारित करता है। चींटी, दीमक, केंचुए, कृंतक इत्यादि कीटों का महत्व अभियांत्रिकी से होता है, परंतु मृदा निर्माण में ये महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वे मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं। केंचुए मिट्टी खाते हैं अतः उनके शरीर में निकलने वाली मिट्टी का गठन एवं रसायन परिवर्तित हो जाता है। टाइम क्या है? मृदा निर्माण में कालावधि तीसरा महत्वपूर्ण कारक है। मृदा निर्माण प्रक्रियाओं के प्रचलन में लगने वाले काल की अवधि मृदा की परिपक्वता और उनके पार्श्विका का विकास निर्धारित करती है। एक मृदा तभी परिपक्व होती है जब मृदा निर्माण की सभी प्रक्रियाएं लंबे काल तक पार्श्विक विकास करते हुए कार्यरत रहती हैं। थोड़े समय पहले निक्षेपण निक्षेपित जलोढ़ मृदा मिट्टी का हिमानी टील से विकसित मृदाएं तरुण युवा मानी जाती हैं तथा उनमें संस्तर का अभाव होता है अथवा कम विकसित संस्तर मिलता है। संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में मिट्टी के विकास अथवा परिपक्वता को के लिए कोई विशिष्ट कालावधि नहीं है। क्या मृदा निर्माण प्रक्रिया मृदा निर्माण नियंत्रण कारकों को अलग अलग करना आवश्यक है? मृदा निर्माण प्रक्रिया में कालावधि, स्थलाकृति एवं मूल पदार्थ निष्क्रिय नियंत्रण कारक क्यों माने जाते हैं, आप बताएंगे? कैसा लगा ये चैप्टर बताइएगा जरूर। और ये एमसीक्यू वगैरह सब कुछ देने का आप प्लीज ट्राई किया करिए, और जो नहीं आएगा पूछा करिए। इसको मैं नहीं करवाती हूँ ताकि आप कुछ एक्टिविटीज तो दिखाएं। तो चलिए, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए। टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा, उसमें बताइए कैसा लगा, ये बताइएगा जरूर। मिलते हैं स्टूडेंट्स, तक दीजिए धन्यवाद।